टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है? ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। सही इसका जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है। राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते और उनसे प्रति मास्क 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में स्वैच्छिक संगठनों यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का चयन करेंगे। चयन के दौरान संगठन की उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, विश्वसनीयता और दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। चयनित संगठनों को क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? हेमांग अमीन, शशांक मनोहर, सौरव गांगुली या फिर राहुल जौहरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमांग अमीन। इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन BCCI के अगले अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। हेमांग अमीन जून 2010 में IPL की संचालन टीम में शामिल हुए थे। मी टू कैंपेन के दौरान एक महिला द्वारा यौन शोषण के आरोप के कारण राहुल जौहरी का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने UN के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है। यह इस समीक्षा का कौन सा संस्करण है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही जवाब है इसका दूसरा। नीति आयोग ने 13 जुलाई को भारत के दूसरे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा संस्करण को संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF में प्रस्तुत किया। भारत ने VNR 2020 रिपोर्ट का शीर्षक डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल रखा। नीति आयोग ने 2017 में भारत का पहला VNR संस्करण तैयार करके प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 17 सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को फॉलोअप और रिव्यू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। तीसरा सवाल लेते हैं। हाल ही में ईरान ने चीन के साथ 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत चीन ईरान को कितनी धनराशि प्रदान कर रहा है? $400 बिलियन, $800 बिलियन, $600 बिलियन, $500 बिलियन? सही जवाब है इसका $400 बिलियन। ईरान ने चीन के साथ लगभग $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा ईरानी सरकार ने फंडिंग और परियोजना की शुरुआत में भारतीय पक्ष से देरी के चलते खुद ही निर्माण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास के लिए अरबों रुपए का निवेश किया है। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। यह चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चौथा सवाल। विश्व व्यापार संगठन WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC ने किसके साथ मिलकर विश्व टैरिफ प्रोफाइल के 2020 संस्करण को जारी किया? अंकटाड, साइट्स, WWF या फिर UNEP? और सही जवाब है अंकटाड। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल के 2020 संस्करण को जारी किया। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2020 लगभग 170 से अधिक देशों और सीमा शुल्क क्षेत्रों द्वारा लगाए गए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। संबंधित अध्याय में चिकित्सा उत्पादों जैसे दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए बाध्य और लागू टैरिफ पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक WTO के सदस्यों द्वारा सभी चिकित्सा उत्पादों पर लागू औसत टैरिफ 4.8% है, जिसमें उच्चतम टैरिफ यानी औसतन 11.5% व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उत्पादों पर लागू होता है। प्रश्न 5।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अन्य किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट दिए जाने की बात कही है? जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, दिव्यांग वर्ग या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है इसका दिव्यांग वर्ग। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुष्टि की कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में छूट के समान लाभ के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले पर जोर देते हुए कहा कि नए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए SC/ST उम्मीदवारों के समान ही छूट देने की अनुमति होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन ट्रेडमार्क के संबंध में सही माना जा सकता है या है? यह एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके। दूसरा कथन है, ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को आसानी से नहीं पहचान सकते। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से अलग किया जा सकता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को आसानी से पहचान सकते हैं और दूसरी वस्तुओं व सेवाओं के साथ आसानी से तुलना कर सकते हैं। यह चित्र, चिन्ह, 3D मार्क, अदृश्य चिन्ह जैसे संगीत में ध्वनि, सुगंध या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। सातवां सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के बारे में सही है या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं जैसे बौद्धिक संपदा के संदर्भ में नीति निर्माण, सूचनाओं का आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। कथन 2 है, यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए कार्य करता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं जैसे बौद्धिक संपदा के संदर्भ में नीति निर्माण, सूचनाओं का आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इस संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में सही है या है? भौगोलिक संकेतक में कृषि उत्पादों के साथ साथ मानवीय कौशल द्वारा निर्मित उत्पाद भी शामिल होते हैं। एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है कि दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से संबंध होने के कारण उत्पाद विशिष्ट विशेषताओं व गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तिरुपति का लड्डू, कश्मीरी पश्मीना इत्यादि। भौगोलिक संकेत में कृषि उत्पादों के साथ साथ मानवीय कौशल द्वारा निर्मित उत्पाद भी शामिल होते हैं। किसी वस्तु में कुछ विशिष्ट गुण वहाँ के उत्पादकों के विनिर्माण कौशल, प्रक्रिया या परंपराओं के कारण होता है, जैसे बनारसी साड़ी। किसी वस्तु का मूल स्थान कोई गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र, राज्य या देश भी हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 9वां सवाल, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पहला समुच्चय है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। यह समझौता सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पहला सबसेट है। भारत 1995 में इस समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। गेट्स ने सेवाओं में विश्व व्यापार के प्रवर्तन को कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों द्वारा चलाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
यह व्यक्तिगत रूप से विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की कई अनुसूचियों द्वारा समर्थित है। भारत ने इस समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 10वां सवाल, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? महिलाओं से संबंधित विषय, बेरोजगारी से संबंधित विषय, बाल श्रम से संबंधित विषय या फिर गरीबी या निर्धनता से संबंधित विषय? और सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत में गरीबी को मापने के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स भी इसी विषय से संबंधित है। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन के लिए विधि का सुझाव देना है। यह टास्क फोर्स भारत में गरीबी के निवारण के लिए कार्यक्रमों के संदर्भ में सुझाव देने के लिए बनाया गया था। इस टास्क फोर्स ने 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, इजराइल या फिर जापान? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट्स में डालिए। और इस प्रश्न के जवाब के साथ और अन्य सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।